नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ को आज पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। आपको बता दें कि शाहिद लतीफ 2016 के पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशों में छिपे बैठे ऐसे कई आतंकवादी जिनकी भारत को तलाश थी, पिछले कुछ वर्षों में मारे गए हैं। शाहिद लतीफ इन दिनों सियालकोट की मस्जिद का मौलवी था। आज अज्ञात बंदूकधारियों ने शाहिद लतीफ और एक अन्य जैश आतंकवादी की गोली मारकर हत्या कर दी और मोटरसाइकिल पर भाग गए। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। शाहिद लतीफ कौन था, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था। इसमें 4 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। इनकी मदद देने का आरोप शाहिद लतीफ के ऊपर ही था। यह पाकिस्तान के गुजरावाला में पैदा हुआ था। 1994 में एक आतंकी मामले में गिरफ्तारी के बाद यह भारतीय एजेंसियों के रडार पर आया था। नारकोटिक्स और आतंक के आरोपों में 1996 में जम्मू में फिर से इसको गिरफ्तार किया गया था। तब उस पर मुकदमा चला और उसे जेल की सजा भी हुई थी। 1999 में आपको याद होगा कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की IC-184 का अपहरण किया था। उसके बदले में जिन आतंकवादियों की रिहाई मांगी थी उनमें शाहिद लतीफ का भी नाम था, लेकिन भारत सरकार ने शाहिद लतीफ को नहीं छोड़ा था, मसूद अजहर को छोड़ दिया था। 2010 में शाहिद लतीफ समेत 24 आतंकवादियों को भारत ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। इसके पीछे कारण यह था कि उनकी सजा पूरी हो गई थी और उन्हें कानूनी रूप से कैद करके नहीं रखा जा सकता था। लेकिन बाद में भारत सरकार ने शाहिद लतीफ को वांटेड टेररिस्ट की सूची में डाल दिया। उसी की शय पर पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ था और इस पर यह हथियार वगैरह मुहैया कराने के लिए मास्टरमाइंड के तौर पर इसी का नाम लिया गया। बाद में शाहिद लतीफ को UAPA के तहत आतंकवादी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था भारत सरकार ने। और आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA को भी उसकी तलाश थी। और पाकिस्तान में पनाह लेने वाले कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी पिछले कुछ महीनों में मारे गए हैं। इनकी लंबी फहरिस्त है। पिछले महीने की बात करें तो आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्य मुफ्ती कैसर फारूक की पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या हुई। कैसर हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और वहीं कैसर की हत्या मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात बंदूकधारियों ने की थी। लश्कर तैयबा का जिया उर रहमान भी 12 सितंबर को कराची में मारा गया था। लश्कर तैयबा के ही मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम की भी हत्या हुई। अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों में यह रावलकोट में मारा गया। इसी साल फरवरी में हिजबुल का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। मार्च में IC-814 जिसका भी हमने जिक्र किया था, उसका जो अपहरण किया था उसमें से एक और जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था मिस्री जहूर इब्राहिम, उसे भी कराची में मार गिराया गया। 6 मई को परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान के लाहौर में मारा गया। खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था पंजवार। उसकी हत्या भी मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात बंदूकधारियों ने की थी। पंजवार को भारत ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था। पिछले 1.5 साल में इस तरह पाकिस्तान में पनाह लिए कई आतंकवादी ढेर कर दिए हैं। तो ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है और क्या कारण है इसके पीछे कि एक के बाद एक इस तरह के आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही SP वैद साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप किस तरह से देखते हैं आज ये जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है? एक ऐसा आतंकवादी जिसकी भारत को तलाश थी, जिसे UAPA के तहत डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा था भारत ने, उसकी आज हत्या कर दी जाती है अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों पाकिस्तान में। देखिए, हम लोगों को सबको ये समझना चाहिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, किस प्रकार से उनकी बनावट होती है और किस प्रकार से वो कौन उनके ऑर्डर्स को, कौन उनका लीडर जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर्स के मुताबिक वो अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि इनके आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, आपने खुद ही बताया कि पाकिस्तान के अंदर कई एक टेररिस्ट की मौत हुई है इसी प्रकार से तकरीबन। तो इसका कारण सिर्फ एक ये हो सकता है कि एक दूसरे गठ के बीच में लश्कर तैयबा एक तरफ है, जैश ए मोहम्मद एक तरफ है और कई एक तस्लीम्स हैं। एक दो तस्लीम नहीं होते, 10-12 इस तरह की संस्थाएं हैं जिनके आपस में मतभाव होते हैं, आपस में राइवलरी होती है, आपस में कोई परेशानी होती है कि जी आपने ये मेरा ऐसे कर दिया, मैंने आपका ऐसे कर दिया, आपने मेरे जासूस को वहाँ बता दिया, आपने मेरे जासूस को मरवा दिया,
आपने हमारी खबर को ख़राब कर दिया, हमारे एक्शन को ख़राब कर दिया, हमारे बंदे को पकड़वा दिया। इस तरह के काउंटर एलिगेशन ये आपस में चलते रहते हैं इनके। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कितने किस्म के टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। एवरी नाउ एंड देन यू सी अ मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट, चाहे मॉस्क के अंदर हो, चाहे स्कूल्स के अंदर हो, चाहे किसी और जगह। पिछले हफ्ते भी आपने देखा वहाँ एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था। अक्सर वहाँ पे आईईडी का भी अटैक होता है विद इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज़ अ स्टेट विच इज़ सफरिंग टेररिज्म अपने आप ही। उन्होंने टेररिज्म को शुरू किया, वही टेररिज्म से अब परेशान हो रहे हैं। अब परेशान हो रहे हैं इस माने क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी उन्हीं के देश में उन्हीं के लोग कर रहे हैं, और ये जो हरकतें हो रही हैं ये उन्हीं के लोगों के आपस में झगड़े हैं। उसमें जिस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जिस तरह से ड्रग स्मगलिंग होती है, उसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पुलिस अथॉरिटीज़ की एक तरह से साजिश में होती है, एक तरह से सपोर्ट होती है। सो दीज आर ऑल इंटरनल डायनामिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स अमंग्स दी सिक्योरिटी एजेंसीज, अमंग्स दी वेरियस तंजीम्स ऑफ द टेररिज्म। सो इसमें हमें ये देखना है कि दिस पर्टिकुलर शाहिद वॉज अ नोन घोषित टेररिस्ट और इसको वहाँ मारा गया है। तो ज़रूर हमारी एनआईए इसके बारे में पता करेगी कि किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन ये बात साफ है कि इसको मारने के पीछे कोई ना कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर ये लास्ट इंसिडेंट नहीं है, ये और भी होंगे। आपने काफ़ी हमें बताया, अभी 5-6 इंसिडेंट्स आपने बताए, ये ख़त्म नहीं हुए हैं। आप समझते हैं कि ये टेररिज्म जो है ये पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका है, बर्बाद कर रहा है और बर्बाद करेगा। अभी आप देखते चलिए कि किस तरह से ये परेशान होते हैं। अभी तो इनका इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में क्या होता है, किस तरह से इनके आपस में झगड़े शुरू होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा रहता है। जी सर, हमारे साथ वैसे हर एक एजेंडा के मुताबिक चल रहे हैं लोग। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के हालात को देखे हैं, और जिस तरह से लतीफ़ है इसका पूरा इतिहास वहीं से शुरू होता है। आप किस तरह से देखते हैं आज की घटना को, और ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं या जो नेटवर्क है पाकिस्तान के भीतर, इस पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा? नमस्कार। जैसे जनरल शंकर राय चौधरी बोल रहे थे, शंकर राय प्रसाद बोल रहे थे, मैं इनके जो विचार हैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं। और क्या होता है कि वन अपमैनशिप होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। हमने कश्मीर में भी देखा, हिजबुल मुजाहिदीन का एक वक्त 90s में JKLF के साथ बहुत क्लैश होता था, और JKLF को ऑलमोस्ट हिजबुल मुजाहिदीन की लड़ाई में जब पाकिस्तान की सपोर्ट JKLF को मिलना बंद हुई तो हिजबुल मुजाहिदीन ने उसको एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह LET और जैश में आपस में लड़ाई झगड़े देखे, जैश का और JEM इसका हिजबुल मुजाहिदीन का झगड़ा देखा। तो वन अपमैनशिप एक होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। लीडरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन भी आपस में लीडरशिप में झगड़ा होता है, जो नंबर 2 या नंबर 3 होता है उसका झगड़ा होता है। तो इन चीजों का एक पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में लगता है इस तरह का हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान में जो इन सब को पैदा करने वाला वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो ISI है, उसको ये एसेट्स आज लायबिलिटी बन गए हैं। ऐसा भी हो सकता है, और वो इनको एलिमिनेट करना एक एक करके कर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी टेररिस्ट हो, चाहे कश्मीर के ये जो मुस्लिम जिहादी हो। तो इनको अगर उनको एक जो एसेट जो उनका एक टाइम पे काम का था, आज वो लायबिलिटी बन गया है, तो उसको भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व, ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपस में जहां बहुत बड़ा पैसे की गेम हो, वहां भी एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है, और उसमें भी एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं। जैसे आप आए दिन देखते हैं, इवन मुंबई में एक टाइम पर जब वो गैंग वार होती थी, तो इस तरह का पाकिस्तान में जो ISI है, मेरा ये मानना है वहाँ की स्टैब्लिशमेंट बहुत इस वक्त बिगेस्ट ड्रग कार्टेल है दुनिया का। वो सबसे बड़ा ड्रग का वो चलाते हैं, उसी से फाइनेंस करते हैं टेररिज्म जम्मू कश्मीर में, और खालिस्तानी टेररिज्म इन पंजाब एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग कनाडा एंड दोज प्लेसेस। सो ये उस तरह की भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान में आज
कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप देखिए किस तरह से जिस टीटीपी को पाकिस्तान की आईएसआई ने पैदा किया, आज वही टीटीपी पाकिस्तान की बिल्कुल फौज को और आईएसआई को मार रही है। तो ऐसे में जी हाँ, तो क्या यही कहा सवाल जा मैं सकता जनरल साहब के पास आना चाहूँगा। क्या आपको लगता है जनरल साहब की ये जो सारी कठपुतलियाँ हैं, या तो ये हाथ से बाहर निकल गई हैं, या फिर इनके ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से खो चुका है पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने इसको पैदा किया? क्या ये उसके कारण है जिसके चलते ये सब हो रहा है? और अगर ये इंटर राइवलरी का मामला भी है तो क्यों ये इन पर काबू नहीं पा रहे? क्या इनके हाथ से पूरा मामला निकल चुका है? देखिए ये बड़ी पुरानी कहावत पाकिस्तान पर लागू हो रही है कि अगर आप स्नेक को दूध पिलाएंगे तो एक दिन स्नेक आपको ही काटेगा। जिन संस्थाओं को आईएसआई ने, जैसा दीदी साहब कह रहे हैं, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया है, उन्हीं को नस रहा है आज। तो ये एक बड़ी दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। आज पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पाकिस्तान में सरकार कौन है। क्या मिलिट्री सरकार है वहाँ पे? क्या सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है? क्या आतंकवादियों की सरकार है? नोबडी कैन रियली से कि जी ये आज पाकिस्तान की पॉलिसी को बना रहा है। अब आप सबको मालूम है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ड्रग ट्रेड होता है। अब उनकी आईएसआई खुद ही ड्रग ट्रेड करती है, और खुद ही ड्रग ट्रेड करने के लिए किसी ना किसी एजेंसीज का हाथ उसमें होता है, किसी की वो मदद लेते हैं उसमें। सो इट इज़ सच ए कॉन्व्यूलेटेड सिचुएशन। जो आप इनके हेडिंग्स देख रहे हैं, इनके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी आईएसआई है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी पॉलिटिकल सरकार है, पॉलिटिशियन में झगड़े हो रहे हैं। सो इट इज़ वहाँ पर कोई ऐसा माहौल दिख नहीं रहा कि कोई रिकग्नाइज्ड ग्रुप है जो कि कंट्री को चला सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर एक मिलिट्री रूल है। इट इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंटर गैंग राइवलरी हो रही है, इंटर फेस राइवलरी हो रही है। अब देखिए इसमें वो जैसे दीदी साहब कह रहे थे कि इसमें कई एक राइवलरीज होती हैं विद इन लीडरशिप। आपको तो मालूम है हिस्टोरिकली अगर आप जाके देखें कि बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, बाप भाई को मारता है। सो दिस इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इनका जो नंबर 2 है वो नंबर 1 से परेशान है तो नंबर 1 को मार देगा। तो दीज आर ऑल इश्यूज विच आर वेरी कॉन्व्यूलेटेड। बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, और इसी वजह से पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट टुडे। तो अब हम देखना ये है, बट हाउ डू वी बेनिफिट? हमें इस चीज़ से देखकर एक तरह से सेटिस्फैक्शन होता है कि जिस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को हम पकड़ना चाहते थे, जो हमारे यहाँ रह चुका है, जिसने पठानकोट पर हमारा हमला करा के हमारे 7 सैनिकों को मारा है, वो आज अपने आप ही मर गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नो टेररिस्ट गॉट इंडेफिनेट लाइफ, द टेररिस्ट हैव गॉट वेरी लिमिटेड लाइफ। चाहे वो उनकी अपोजिंग कंट्री मारे, चाहे उनकी इंटरनल एजेंसी मारे, चाहे आपस में मार कट कर जाए, बट दीज टेररिस्ट कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ पीस। एक दफ़ा टेररिज्म में घुस गए अगर आप, और वहाँ से निकलना आप चाहते तो निकल नहीं पाएंगे। सर जाते जाते मेरे पास समय की कमी है, वैसे साहब जाते जाते आपसे संक्षेप में समझना चाहूँगा, भारत को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए? जो घटनाक्रम हो रहा है पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल में, इतनी लंबी फहरिस्त है कि एक के बाद एक ये मारे जा रहे हैं, इसका भारत को क्या असर पड़ेगा और भारत को किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए? भारत पर इसका असर बहुत अच्छा पड़ रहा है। जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि ये हमारे दुश्मन हैं और ये एक एक करके एलिमिनेट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ भारत के लोगों को ये अननोन गनमैन का शुक्रिया करना चाहिए, और एक बहुत बड़ी ये जो गंदगी है इस धरती पर बोझ है, ये उतर रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं समझता हूँ हालांकि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्लीक लगता है। पाकिस्तान एक जैसे जनरल साहब कह रहे हैं फेल्ड स्टेट है, बिल्कुल उसके मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर आज उसको पाकिस्तान की आर्मी होल्ड कर रही है। अगर आज आर्मी वीक हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे आर्मी का तंत्र ढीला पड़ जाए तो पाकिस्तान 4-5 हिस्सों में टूट जाएगा। आज ये हालत है पाकिस्तान की, और एक बोरी काफी सतर्क रहने की जरूरत है भारत को भी इस मामले में। जी सर शुक्रिया आपका, माफी चाहता हूँ समय की थोड़ी कमी है। वैसे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनरल साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है ब्रेक का। चीन से पैसा लेने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए न्यूज क्लिक पोर्टल पर अब सीबीआई ने भी शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने न्यूज क्लिक द्वारा कथित तौर पर
एफसीआरए के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आज सीबीआई ने न्यूज क्लिक के दफ्तर की तलाशी भी ली। इस मामले में गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को कल 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। और अब न्यूज क्लिक की जांच में कई एजेंसियां शामिल दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई और आयकर, ये तमाम एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं। ईडी ने जहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें दर्ज किया है, वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूएपीए के तहत उसने मामला इसमें दर्ज करके जांच अपनी शुरू की है। विदेशी फंडिंग का मामला अब सीबीआई के पास चला गया है और उसने आज जो है एफसीआरए के तहत एफआईआर की है। और वहीं पुलिस की जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है, उसने भी इस मामले में एक मामला दर्ज किया है। आपराधिक धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का मामला चल रहा है। और ये मामला है क्या, ये समझ लेते हैं। पैसे लेकर चीनी प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया गया है न्यूज क्लिक नाम के इस वेब पोर्टल के ऊपर। फंडिंग को लेकर आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से खुलासा किया गया था। अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने इसके लिए फंड दिया, ये आरोप लगाया गया है। ईडी जांच में 2021 में 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। ईडी जांच के मुताबिक मनी ट्रेल सिंघम तक पहुंचती है, ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है। और न्यूज क्लिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का भी आरोप न्यूज क्लिक पोर्टल के ऊपर लगाया गया है। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।